हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 5वें चैप्टर में हम मृदा अभिक्रिया पढ़ रहे थे। मृदा अभिक्रिया में भी हमने क्या पढ़ा? पीएच पढ़ा। अब मृदा की पीएच है वो मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को प्रभावित करती है। क्या करती है? सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को। और फिर वो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता किसको प्रभावित करती है? वो पादप की वृद्धि को और फसल के उत्पादन को, पादप वृद्धि और फसल उत्पादन को। तो अधिकांशतः सूक्ष्म जीवी हैं वो उदासीन और हल्की सी क्षारीय मृदा में सक्रिय रहते हैं। किस में रहते हैं? या तो उदासीन हो और या हल्की सी क्या हो, क्षारीय मृदा हो, क्षारीय मृदा हो। जैसे पीएच 5.5 पर, पीएच 5.5 पर या उससे कम पीएच पर बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज की संख्या, यानी बैक्टीरियाओं की और एक्टिनोमाइसिटीज की संख्या और सक्रियता है वो तीव्रता से कम हो जाती है। तीव्रता का मतलब जल्दी से कम, सक्रियता तीव्रता से कम हो जाती है, जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण इसी पीएच पर होता है। और सहजीवी और असहजीवी दोनों ही प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं की क्रियाशीलता के लिए कैसी मृदा चाहिए? वो है उदासीन और हल्की सी क्षारीय। कैसी मृदा चाहिए? उदासीन और हल्की सी क्षारीय। उदासीन और हल्की सी क्षारीय। तो अब देखो, अपनी जो उदासीन और हल्की सी क्षारीय जो मृदा है उसमें जीवाणुओं की वृद्धि अच्छी होगी। अम्लीय मृदा में जैव पदार्थ का विच्छेदन मुख्य रूप से फंजाई द्वारा होता है। यानी माध्यम अगर अम्लीय होगा तो मृदा में पाए जाने वाले जो भी जैव पदार्थ हैं वो अपने सरल अवयवों में टूटेंगे। और वो किसके द्वारा टूटेंगे? कवक या फंजाई। क्या नाम है? कवक या फंजाई। या बायो में भी पढ़ चुके हैं फंजाई क्या होती है। सभी सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त पीएच 6-7 होती है। 6 और 7, यानी 6 और 7 के बीच की। तो उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? या तो हो वो 6.5, यानी उदासीन जो अपनी 7 है उससे या तो 0.5 कम हो और या 0.5 ज़्यादा हो। ये ज़्यादा उपयुक्त है। 7.5 और 6.5, यानी 1 पीएच का जो अंतर है ना, 1 पर ही, उस पर ज़्यादा सक्रिय रहती है। अधिकतर पौधों की वृद्धि है वो उदासीन जो पीएच है, तो वो उदासीन पीएच अपनी कितनी है? 7 है। इस पर अच्छी होती है। ये अभिक्रिया बहुत अधिक अम्लीय है या बहुत अधिक क्षारीय है। या तो बहुत अधिक अम्लीय या बहुत अधिक क्षारीय जब मृदा होती है तो बहुत से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। जबकि दूसरी तरफ कुछ पौधों की जातियां ऐसी भी हैं जिनकी वृद्धि के लिए अम्लीय और क्षारीय वाली मृदा ही उपयुक्त हैं। तो कौन से सूक्ष्म जीवों के लिए और कितनी पीएच पे वो सूक्ष्म जीव सक्रिय रहेंगे, इसके लिए हमें एक सूक्ष्म जीवों के पीएच की एक टेबल दी हुई है कि कौन सा जीव कितनी पीएच पे सक्रिय रहेगा। तो वो हम टेबल से याद करेंगे। अभी टेबल अपनी है, ये है टेबल अपनी। जैसे बैक्टीरिया है वो 6 से लेकर के 7.5 तक। तो 6 का मतलब तो क्या हो गया? अम्लीय। 7.5 का मतलब थोड़ा सा क्षारीय। एक्टिनोमाइसिटीज है वो 5.5 से 7.5। कवक है वो 3 से लेकर 9 तक। तो 3 तो अम्लीय माध्यम और 9 क्या हो गया उसका? क्षारीय माध्यम। ऐसे ही एल्गी है जिसको हम बोलते हैं शैवाल। तो शैवाल किस पे रहेगा? शैवाल या एल्गी है वो 5.5 से 7.5। ऐसे ही एजेटोबैक्टर है वो किस पे रहेगा? वो 6 से लेकर के 7.5। ऐसे ही नीली हरी जो एल्गी है वो भी 6 से लेकर के 8 तक। क्लोस्ट्रीडियम
ये भी जीवाणु है अपना, ये 3 से लेके 7 तक पीएच पर। और विजेरिकिया ये 3 से लेके 9 तक। प्रोटोजोआ है 6 से लेके 8 तक। ये इनके सूक्ष्म जीवों के नाम हैं। ये क्या हैं? सूक्ष्म जीवों के नाम हैं। और ये सूक्ष्म जीव किस पीएच पर सक्रिय रहेंगे, किस पीएच पर सक्रिय रहेंगे, ये हमें देखना है। तो ये अपना चार्ट है, इसको हम याद करेंगे। अब है पौधों पर मृदा पीएच का प्रभाव क्या पड़ता है। पौधों पर मृदा पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। अम्लीय मृदाओं में पौधे की जड़ें पतली और संख्या में कम होती हैं। जब मध्यम अम्लीय होता है और पौधा खड़ा है ज़मीन में और वहाँ ज़मीन की मिट्टी में अम्लीयता ज़्यादा है, तो उसकी जड़ें पतली हो जाएंगी और उन जड़ों की संख्या भी कम हो जाएगी। नीचे जाल नहीं रहेगा, गना संख्याएँ कम हो जाएंगी और वृद्धि लगभग रुक सी जाएगी। उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी? वृद्धि कम होगी, उसमें रुक जाएगी। क्या होगी? रुक जाएगी। और जड़ों के दुर्बल और कमज़ोर हो जाने से उसका विकास और उत्पादन अच्छा नहीं होगा। विकास और उत्पादन अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार क्षारीय मृदा में OH आयन का बाहुल्य होने के कारण जड़ों का विकास रुक जाता है। क्या हो जाता है? क्षारीय मृदाओं में OH आयनों की अधिकता होती है, बाहुल्य होता है उसका, तो वहाँ भी इनकी वृद्धि रुक जाती, जड़ों का विकास रुक जाता है, जिससे पौधों के तने, शाखा, पत्तियाँ, इनकी वृद्धि में कमी हो जाती है। तो सामान्य पौधों और फसलों के लिए जो उपयुक्त पीएच है वो अभी मैंने बताया था। कितना है उपयुक्त पीएच अपना? ये है 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5। तो ये आपका छोटा प्रश्न बनता है एक, क्या बनता है कि पौधों और फसलों के सामान्यतः वृद्धि के लिए कितनी पीएच आवश्यक होती है? 6.5 से 7.5, या तो 0.5 अम्लीय या 0.5 क्षारीय, यानी उदासीन है बीच का बिंदु, तो 0.5 ज़्यादा या 0.5 कम। अब है मृदा की सक्रियता है। मृदा की सक्रियता से पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और पोषक तत्वों की प्राप्ति जो होती है उसको भी ये पीएच प्रभावित करती है और पादप वृद्धि इससे क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। अत्यधिक कम या अधिक पीएच मान पर मृदा की भौतिक दशाएं भी खराब हो जाती हैं। अगर ज़्यादा अम्लीय और ज़्यादा क्षारीय उसको वातावरण मिल रहा है ज़मीन में, उस पौधे को मतलब पीएच मिल रही है अम्लीय या क्षारीय, तो पादप वृद्धि इससे प्रभावित होगी। कुछ फसलों के लिए उपयुक्त पीएच है, जैसे उपयुक्त पीएच है, जैसे गेहूं के लिए 6 से लेके 7.5। इसी पीएच में अच्छा गेहूं पैदा होगा। 6 से लेकर 7.5 में जो है उसका 6 से लेके 7.5, तो गेहूं जो का एक ही पीएच हो गया। क्या हो गया? एक ही पीएच। अब जई है, जई 5 से लेके 8 तक, जो पशुओं को खिलाई जाती है चारे के रूप में। बरसीम भी एक घास है जो पशुओं को खिलाया जाता है 6 से 8 तक। मक्का 6 से लेके 7.5, तो इसी में आ गया मक्का भी अपना। किस में? गेहूँ, जौ और मक्का 7.5 तक, 6 से लेके 7.5। फिर धान, धान बोलते हैं चावल को। किसको बोलते हैं? धान, चावल को। चावल को बोलते हैं धान की फसल, अपने यहाँ नहीं होती है। तो धान के लिए भी 4.5 से लेके 8.5, यानी अम्लीय और इस अम्लता से लेकर इस क्षारकता तक कितना भी पीएच हो, धान की फसल क्या होगी? अच्छी होगी। फिर मूंगफली है, मूंगफली, मूंगफली जिसको बोलते हैं 5.5 से 6.5, 5.5 से 6.5। ये तो है अपना ऐसी फसल जो एक निश्चित पीएच पे उत्पादन ज़्यादा देती है। उसके बाद में अच्छा, इसी का एक पोर्शन और रह गया है पीएच वाला ही, कि मटर है वो किस पीएच पे काम करता है, या ज़्यादा फसल कितने पीएच पे होती है मटर की? या तो 5.5 से लेकर के कितना हो? 7 पीएच तक, 5.5 से लेकर 7 पीएच तक ये। फिर चना और मैसूर है,
ये भी 5.5 से लेकर 7। तो ये सारे क्या हैं, दलहन हैं, ये दाल वाले पौधे। फिर गन्ना है, ये 6 से लेकर 8 तक। गन्ना क्या है, 6 से लेकर 8 तक। उसके बाद में अगला है कपास। कपास 5.5 से लेकर 7 तक, 5.5 से लेकर 7 तक। आलू 4 से लेकर 6 तक, 4 pH से लेकर 6 pH तक आलू की फसल अच्छी होती है। चाय 4 से लेकर के 6 तक, 4 से 6। आलू और चाय दोनों की एक जैसी है, इनकी भी आलू और चाय की एक जैसी है। फिर है pH का पादप रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पादपों को रोग हो गए हैं तो पादप रोगों पर pH का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो फिंगर और टो 2 वैज्ञानिक हैं। क्या नाम है, फिंगर और टो, याद रह जाएगा, फिंगर और टो। इन्होंने रोग जो क्रूसीफेरी परिवार, क्रूसीफेरी बोलते हैं सरसों कुल को, यानी दलहन दाल वाला, दाल नहीं वो क्या बोलेंगे, दलहन 2 बीजपत्री दाल वाला पौधा, और ये आपका क्रूसीफेरी है, ये सरसों कुल है। तो इस पौधे को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अम्लीय मृदाओं में ये अधिक होता है। क्रूसीफेरी परिवार के पौधों को अम्लीय मृदा में नहीं उगाना चाहिए। पोटैटो स्कैब आलू का रोग है, आलू की चमड़ी का रोग है। इसमें उदासीन और क्षारीय मृदाओं में बहुत अधिक फैलता है ये रोग। तो इसमें इसका कहने का मतलब है कि कैसी मृदा में होगा आलू, अम्लीय मृदा में। अगर वो उदासीन और क्षारीय है तो उसकी चमड़ी का रोग हो जाएगा। देखो हरे हरे चकत्ते हो जाते हैं आलू पे, या भूरा भाग है वो कम होता है। लेकिन अम्लीय मृदा में ये चकत्ते हैं ये गायब हो जाते हैं। फ्लैक, ग्रे फ्लैक, भूरा धब्बा रोग जो जई में बहुत होता है। जई मैंने बताया ना, पशुओं को खिलाने के लिए होती है जई। और ये किसके कारण हो जाता है भूरा धब्बा, ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है। मैग्नीज है Mn, किसको बोलते हैं मैग्नीज, Mn को। Mg तो होता है मैग्नीशियम, क्या होता है Mg, तो अगर G है तो मैग्नीशियम और N है तो मैग्नीज। गेहूं में टेकोल रोग कवक के द्वारा होता है, जो हल्की क्षारीय मृदाओं में अम्लीय मृदाओं की अपेक्षा बहुत तीव्रता से फैलता है। हल्की सी क्षारीय हो जाएगी तो ये रोग हो जाएगा, कौन सा, टेकवॉल। और उपयुक्त सभी बीमारियां केवल मृदा pH पर, अगर हम इसका उपचार करना चाहेंगे तो जिस pH पे बीमारी फैल रही है उस pH को बदल देंगे। क्या कर देंगे, pH को बदल देंगे या pH में परिवर्तन कर देंगे तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। क्योंकि उनके फैलने एवं विकसित होने का मुख्य कारक ही pH है। क्या है, pH है। फिर है pH का मृदा के भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। pH का मृदा के भौतिक गुणों पर, तो पहला है अच्छा ये पूरा प्रभावी है। पौधों की उचित वृद्धि के लिए मृदा का वातित का मतलब क्या है, मृदा में हवा का होना जरूरी है। मृदा में सरंद्री होनी चाहिए, मृदा हवा का होना जरूरी है। मृदा दानेदार होनी चाहिए और कार्बनिक पदार्थों से युक्त होनी चाहिए। ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है तीनों चीज़ें। हवा होना, मिट्टी में हवा का पर्याप्त मात्रा में होना, मिट्टी दानेदार होना, और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ या ये अपने सूक्ष्म जीव वगैरह हैं इनकी उपस्थिति। फिर है अम्लीय मृदा में रंध्र अवकाश कम हो जाते हैं। अगर मृदा अम्लीय होगी तो रंध्र अवकाश कम हो जाएंगे, या वातित है वो कम होगी, हवा कम रहेगी, जिससे वातन रुक जाएगा और केंचुए, कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीवों का जीवन है वो असंभव हो जाएगा। ये जीव मर जाएंगे, और जीव मर जाएंगे तो पौधे को कोई लाभ नहीं होगा। क्षारीय मृदा में बहुत महीन कण पाए जाते हैं जो 2 प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। नीचे की मृदा ठोस बन जाएगी
और कभी कभी बै सनिस्तर है वो भी बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाएगा। बै सनिस्तर ए बै सी से भी है, तो ये सनिस्तर पड़े हैं। दो दो भाग है, दो प्रकार का, दो प्रकार का भी वह है। एक और सनिस्तर भी है। तो मृदा की परत है बै वो कड़ी हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, मृदा पृष्ठ संरचना रहित हो जाता है। ऊपर का जो धरातल है, पृष्ठ है, उसकी कोई संरचना नहीं रहती, जिससे अपर्दन होने की अधिक संभावना हो जाती है, कटाव ज़्यादा होने लग जाता है बारिश वगैरह से। और pH 7 पर मृदा का भौतिक गुण बहुत अच्छा रहता है। 7 क्या है, उदासीन। क्या है 7 का, उदासीन। तो उदासीन pH पर इसका भौतिक गुण है मिट्टी का, वो सबसे अच्छा रहता है। किस पे, उदासीन पे, उदासीन पे। अब है pH का घास पे क्या प्रभाव पड़ता है। अधिक घास अम्ल के प्रति कुछ क्या है, कुछ अंश प्रतिरोधी होती है। अधिकांश घास है वो अम्ल के प्रति प्रतिरोधी होती है, जिससे अम्लीय मृदा में वे पौधे, वनस्पति और फसलों को अधिक हानि पहुंचाती है, क्योंकि उनकी वृद्धि अम्लीय दशा में बहुत अधिक होती है। ये इसमें इतना ही पढ़ेंगे अभी, फिर मैं ये पढ़ाऊंगी उभय प्रतिरोधक। तो ये वाला अभी हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मृदा विक्रिया, और उसमें अब आज पढ़ेंगे हम उभय प्रतिरोधक। क्या है उभय प्रतिरोधक। उभय प्रतिरोधक वे पदार्थ हैं, क्या हैं, उभय प्रतिरोधक वे पदार्थ हैं जिनकी उपस्थिति में किसी विलयन की pH मान को परिवर्तित करने के लिए अम्ल या क्षार की आवश्यकता अधिक मात्रा में प्रयोग में आती है। कोई भी विलयन पर थोड़ी सी मात्रा अम्ल या थोड़ी सी मात्रा क्षार की मिलाएंगे तो ये परिवर्तन का विरोध करेगा विलयन, उसकी pH बदलेगी नहीं। उसके इस कार्य को हम उभय प्रतिरोधी कहते हैं, और उस विलयन को इंग्लिश में कहेंगे बफर क्रिया के कारण। जिस विलयन में ऐसे गुण पाए जाएंगे उस विलयन को हम कहेंगे बफर विलयन। क्रिया को तो बफर क्रिया और विलयन को बफर विलयन। अब है कि ये उभय प्रतिरोधक पदार्थ बनते कैसे हैं। क्या है, जो pH मान में परिवर्तन नहीं होने देते हैं उनको उभय प्रतिरोधक पदार्थ कहते हैं। तो जैसे हम ये सोचें कि अपना पौधा है, उसकी pH कम या ज़्यादा होने से उसमें रोग लग जाएगा, तो हम ऐसे पदार्थ का उसमें छिड़काव कर दें जो उभय प्रतिरोधक हो, यानी उसकी pH को बदलने नहीं दे। विलयनों में ये गुण उनकी निश्चित अम्लता या क्षारकता के कारण होता है। विशेषतः ये दुर्बल अम्ल और इसका प्रबल क्षार के साथ एक लवण बनता है। तो ये एक दुर्बल अम्ल है अपना एसिटिक अम्ल। सूत्र क्या है एसिटिक अम्ल का, सूत्र है अपना CH3COOH। ये CH3 और COOH ये एसिटिक अम्ल है। और ये कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल। मैंने 11वीं में भी आपको अम्ल क्षार पढ़ाए थे, उस समय बोला था दो उदाहरण सबके याद रखो। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। और अब ये क्या है, ये है इसी अम्ल से, इसी एसिटिक अम्ल से अगर हम प्रबल क्षार की क्रिया करवा दें, वो प्रबल क्षार है NaOH, तो इसका H हट जाएगा और OH हट जाएगा, ये तो बना लेगा जल, और Na इसके साथ लग जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल का क्या है, ये एक लवण है, सोडियम लवण लग गया इसके साथ। प्रबल अम्ल का नहीं, दुर्बल अम्ल का और प्रबल क्षार का लवण है ये। क्षार तो था प्रबल, यहाँ पे Na आया है तो प्रबल है, और CH3CO है, तो इसका मतलब अम्ल कैसा था, दुर्बल। तो एक तो ये प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का लवण हो, और एक साथ में दुर्बल अम्ल हो,
दोनों चीज़ें हों, जैसा एसिड लिया है वैसे ही एसिड का एक लवण भी हो, Na लवण, या दुर्बल क्षार और इसका प्रबल अम्ल के साथ लवण। तो अब देखो ये दुर्बल क्षार है अपना, क्षार कैसा है, दुर्बल, इस क्षार को बोलेंगे दुर्बल क्षार NH4OH। लेकिन ये जो NH4Cl बना ये किससे बना है, इस क्षार के साथ क्रिया करवाई हमने किसकी, HCl की, HCl की। तो यहाँ NH4 के साथ ये OH है और ये H है, इन्होंने तो जल बना लिया, NH4 के साथ क्या लग गया, Cl लग गया। तो इसको भी हम बोलेंगे क्या है, ये एक यहाँ क्षार तो है दुर्बल और अम्ल है प्रबल, यहाँ अम्ल तो था दुर्बल और क्षार था प्रबल, तो उनसे बना हुआ लवण और वो क्या है, दुर्बल क्षार। यहाँ उस प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना हुआ लवण और दुर्बल अम्ल, ये है, आप याद करना इसको थोड़ा। उदाहरण के लिए यदि हम पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा अमोनियम एसीटेट के 1 लीटर विलयन में 1 मिलीलीटर या 1 NaHCl मिलाएंगे तो पोटेशियम क्लोराइड विलयन का pH 7 से घट करके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जबकि अमोनियम एसीटेट विलयन की pH में पहले 7 थी और बाद में थोड़ा सा अंतर आता है। इससे स्पष्ट है कि अमोनियम एसीटेट एक उभय प्रतिरोधक है। कैसा है, उभय प्रतिरोधक है, जो pH के परिवर्तन का विरोध कर रहा है, यानी उस pH को बदलने नहीं दे रहा है। अब है उभय प्रतिरोधी विलयन में क्या गुण होना चाहिए। उभय प्रतिरोधी विलयन का गुण है कि इसकी pH निश्चित रहेगी और उसके विलयन में प्रबल अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिला देंगे तो भी इसकी pH नहीं बदलेगी। उभय प्रतिरोधक विलयन का pH अधिक समय के लिए स्थिर बना रहता है, बहुत टाइम तक हम उस विलयन को रख सकते हैं, तथा तनुता का भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उसमें पानी भी मिला देंगे तो भी pH नहीं बदलेगी। तनु करने का मतलब है उसमें कुछ मिला देना, पानी वगैरह। अब है मृदाओं में भी उभय प्रतिरोधन होता है। मृदाओं में क्या होता है, उभय प्रतिरोधन, मिट्टी में भी। तो मृदाएं भी उभय प्रतिरोधन प्रदर्शित करती हैं। मृदा pH में एक निश्चित परिवर्तन लाने के लिए आमतौर पर मृदा निलंबन में उपस्थित H आयन और OH आयनों की मात्राओं के कारण जितना अम्ल और क्षार डालना आवश्यक होता है उससे बहुत अधिक डालना पड़ता है। क्यों, क्योंकि पहले से उसमें क्या है, H और OH। ये उभय प्रतिरोधक क्रिया अर्थात pH में परिवर्तन का प्रतिरोध दुर्बल अम्लों और उनके लवणों के प्रभाव के कारण होता है। मृदा की उभय प्रतिरोधी क्रिया को एक कोलाइडी अम्ल के, मृदा के, मैंने बताया ना मृदा में भी ये गुण पाया जाता, तो मृदा की उभय प्रतिरोधी क्रिया को एक कोलाइडी अम्ल, कोलाइडी अम्ल और ज़्यादा भगाना पड़ेगा, कोलाइडी विलियन, विलियन था क्या, अम्ल, कोलाइडी अम्ल के विघटन, कोलाइडी अम्ल के विघटन के द्वारा समझा सकते हैं। कैसे, जैसे अधिशोषित H आयन है और एल्यूमिनियम +3 आयन है, तो यहाँ निश्चित अम्लता है कि मृदा में एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम होने के कारण अधिशोषित होने वाले तो H आयन है और साथ में क्या है, एल्यूमिनियम भी है। ऐसे ही मृदा विलयन में H+ और एल्यूमिनियम आयन है, तो यहाँ पे तो निश्चित अम्लता है और यहाँ पे सक्रिय अम्लता है। अब ये क्या है, सक्रिय अम्लता। तो ये दुर्बल अम्ल अल्प मात्रा में ही विघटित होता है। अम्ल, हाइड्रोजन आयनों को अम्ल बोलेंगे यहाँ। इसके अधिकांश अधिशोषित हाइड्रोजन आयन अविघटित ही रह जाते हैं और यदि इसमें काफ़ी मात्रा में चूना मिला देंगे हम तो H आयन उदासीन हो जाएंगे। उनकी कमी पूरी करने के लिए अम्ल विघटित होकर के H आयन मृदा विलयन में दे देगा। अभी एल्यूमिनियम था और अगर हमने उसमें चूना मिला दिया तो ये एल्यूमिनियम है ये बाहर निकलेगा और H ही H आ जाएंगे मृदा में। फलतः विलयन pH में बहुत कम अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब है, ज़्यादा बच्चा है क्या चैप्टर, एक छोटा वीडियो और कर लेंगे, इतना ही करते हैं आज। थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे उभय प्रतिरोध क्षमता। मृदा में अम्ल या क्षार मिलाने से उस पीएच मान में परिवर्तन होता है, अर्थात मृदा अम्ल व क्षार दोनों के लिए प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, इसलिए ये उभयधर्मी कहलाएगा। जो दोनों के लिए काम करता है उसको क्या कहते हैं? उभयधर्मी, या दो गुण एक साथ प्रदर्शित करता है। मृदा अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करती है। मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता कोलाइड पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है कि मृदा में कोलाइड पदार्थ कितने हैं। जिस मृदा में जितने अधिक मात्रा में मृत्तिका या क्ले और कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होंगे उतनी ही उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता होगी। प्रतिरोधन क्षमता क्या हो जाएगी? ज़्यादा। जब उसमें क्ले हो, अब क्ले तीन प्रकार के पढ़े थे अपन ने, मृत्तिका तीन प्रकार की, केओलियोनाइट, मोंटीमोरोलोनाइट और इलाइट। तो इनमें से जिसकी भी संख्या इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब मृदा में, और साथ में क्या होने चाहिए? कार्बनिक पदार्थ यानी जीवांश होने चाहिए। तो ऐसी जो मृदा होगी वो उभय प्रतिरोधन क्षमता दिखाएगी। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता द्वारा भी मृदा उभय प्रतिरोधन क्षमता प्रभावित होती है, यानी धनायन विनिमय क्षमता के कारण भी ये प्रतिरोध क्षमता है, ये बदल जाती है। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होने से उसकी उभय प्रतिरोधी क्षमता भी अधिक हो जाएगी। यानी क्या बोला है उसको? धनायन विनिमय क्षमता को CEC बोला था, कैटायन एक्सचेंज। और सी को आगे वाले सी को क्या बोलेंगे? कैटायन एक्सचेंज। नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, देख के बताऊंगी, है ना। हिंदी में तो बोलेंगे विनिमय क्षमता, कैपेसिटी, सॉरी। देखो, धनायन का मतलब कैटायन और विनिमय का मतलब एक्सचेंज, आदान प्रदान, और क्षमता यानी कैपेसिटी। क्षमता को क्या बोलते हैं? कैपेसिटी, सी। 50% बेस संतृप्त पर मृदा सबसे अधिक प्रतिरोध प्रदर्शित करती है, यानी 50% बेस है, उसमें क्षार है, तो वो मृदा सबसे ज़्यादा प्रतिरोध प्रदर्शन करेगी, यानी उभय प्रतिरोधी होगी वो। अब है उभय प्रतिरोध का क्या महत्व है, क्या काम आता है मृदा का ये उभय प्रतिरोध? मृदा का उभय प्रतिरोध है, ये क्या काम आता है मृदा के? तो इसका पहला जो महत्व है वो है, पहला है कि मृदा पीएच पर अचानक परिवर्तन मृदा वातावरण में एक बड़ा परिवर्तन करता है, जिसका प्रभाव पौधों के पोषक तत्वों की प्राप्ति पर पड़ जाता है। अगर पीएच बदल जाती है किसी पौधे की, तो उसको जो पोषक तत्व मिल रहे थे वो भी प्रभावित हो जाएंगे। यदि पीएच में अधिक परिवर्तन होता है तो पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवों को हानि पहुंच जाएगी, और फिर उभय प्रतिरोधन ये कठिनाई दूर करता है। बफर सॉल्यूशन इसको दूर करता है, या मिट्टी का उभय प्रतिरोधन गुण है वो दूर करता है। दूसरा है, मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होने पर पीएच परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक चूना या गंधक मिलाया जाता है। चूना या गंधक। दिए जाने वाले चूने की मात्रा निश्चित करते समय मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों की मात्रा और उसकी बनावट को भी ध्यान में रखा जाता है कि इसमें किस किस प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? किसी भी मृदा का मान मृदा विलयन में उपस्थित HIN प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। किसी भी मृदा का मृदा विलयन में उपस्थित H प्लस और OH आयन की सांद्रता पर निर्भर करेगा मृदा का मान, कि मृदा कैसी है। पीएच शब्द की कोश, ये 1 नंबर के प्रश्न के लिए है। डेनिश वैज्ञानिक है SPL सोरेनसन, इसने की थी, कब की थी? 1909 में। इतिहास में याद है क्या था? 1909 में है। 5 में था क्या बंगाल विभाजन? 9 में जलियांवाला कांड। 19 है या 9 है? याद करना कोई तिथि को देख करके। 1909 में। पीएच के द्वारा अम्लीयता व क्षारीयता को मापा जाता है।
तो वो स्केल है अपना, उसमें 0 से लेकर के 14 तक होता है और बीच का उदासीन बिंदु है वो 7 है। तो 6.9 तक कितना हो जाएगा, अम्लीय। और आगे का जो 7 से 0.1 से लेकर के 14 तक है वो हो जाएगा क्षारीय। ये है पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक संख्या से मापा जाता है। पीएच 7 पर मृदा उदासीन होती है, 7 से कम होने पर वो अम्लीय कहलाएगी, 7 से ज़्यादा होने पर वो क्षारीय कहलाएगी। उसके बाद है अगला, अगर हम पीएच और पीओएच का योग है वो अपना सदैव कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। और आयनों की व्युत्क्रम जो सक्रियता का लघुगणक है वो क्या है, पीओएच। ऋणायनों की, ऋणायन है, ऋणायनों की व्युत्क्रम सक्रियता का लघुगणक पीओएच कहलाता है। उभय प्रतिरोधक वे पदार्थ हैं जिनकी उपस्थिति से किसी विलयन के पीएच मान को परिवर्तित करने के लिए अम्लीय क्षार की आवश्यकता से अधिक मात्रा प्रयोग में आती हो। पीएच में परिवर्तन के प्रतिरोध करने की जो शक्ति है उसको हम कहते हैं उभय प्रतिरोधी या बफर एक्शन, बफर क्रिया। जिन मृदाओं में क्ले बोई है 3, क्या क्या है, मोंटीमोरेलोनाइट, केलियोनाइट और इलाइट, कार्बनिक पदार्थ जिसको जीवांश बोलते हैं, इनकी मात्रा अधिक होती है, इनकी उभय प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी। ऐसी मिट्टी जिसमें क्या हो, ऐसी मिट्टी जिसमें वो हो अपना क्ले हो और जीवांश पदार्थ हो, तो उस मिट्टी को हम क्या कहेंगे, उभय प्रतिरोधी मिट्टी। 50% बेस संतृप्ति पर मृदा सबसे अधिक उभय प्रतिरोधन क्षमता प्रदर्शित करती है। यानी 50% बेस संतृप्त वाली मृदा है वो सबसे ज़्यादा उभय प्रतिरोधी है। मृदाओं की उभय प्रतिरोधन की क्षमता उपस्थित कोलाइडी पदार्थों की अभिक्रियाशील मात्राओं, यानी कोलाइडी विलयन है ना, उसकी अभिक्रियाशील मात्रा पर और उसके प्रकार पर, यानी मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता है वो कोलाइड पदार्थ जितने भी हैं मृदा में उनकी क्रिया पर और उनके प्रकार पर निर्भर करेगी, क्रिया और प्रकार पर। ये बिल्कुल छोटे वाले हैं ये प्रश्न, ये चाहे कॉपी में मत करो, एक लाइन के उत्तर और उससे ज़्यादा वाले करो। जैसे पीएच शब्द किसने दिया तो हमें पता है, सोरेनसन, तो पूरा नाम उसका क्या है, पूरा भी याद रखना है, एसपीएल सोरेनसन ने। पीएच स्केल से पीएच के पास को मापे हैं, उसकी सीमा कितनी है, 0 से लेकर 14 तक। तो ये छोटे प्रश्नों को याद कर लो आप। थैंक यू।